दोस्तों नमस्कार। शांति पर्व इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करेंगे। क्या रोहित पवार अजित पवार की खाली जगह को भर पाएंगे? इस विषय पर विश्लेषण करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार अपनी एनसीपी पार्टी को फिर से एक बार खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं और शरद पवार जी के प्रयासों में उनके पोते रोहित पवार उनको बड़ी ताकत से मदद कर रहे हैं। अजित पवार गुट के नेता हसन मुश्रीफ जी ने रोहित पवार के ऊपर एक आरोप लगाया कि वो अजित पवार की जगह लेना चाहते हैं। ऐसी चर्चाएं भी इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में हो रही है कि अजित पवार की कमी को रोहित पवार भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। क्या आने वाले दिनों में सच में रोहित पवार अजित पवार की कमी को भर पाएंगे? क्योंकि शरद पवार एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। महाराष्ट्र में एनसीपी के जो भी निर्णय थे वो निर्णय अजित पवार लेते थे और एनसीपी के एमएलए कार्यकर्ताओं को अजित पवार ताकत देते थे। लेकिन क्या अजित पवार के बाद रोहित पवार वो कमी या अजित पवार की जगह को भर पाएंगे? ये आने वाले दिनों में या आने वाले वक्त में हमें पता चलेगा। लेकिन इस वक्त पार्टी को फिर से एक बार खड़ा करने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए शरद पवार जी के साथ बड़ी दमखम के साथ रोहित पवार खड़े नजर आते हैं। जब से अजित पवार गुट के नेता या अजित पवार के नेतृत्व में एनसीपी का एक गुट बीजेपी के साथ सत्ता में शामिल हो चुका है और उनके सत्ता में शामिल होने के बाद अजित पवार गुट के नेताओं की तरफ से जितने भी आरोप शरद पवार जी के ऊपर किए गए, उन आरोपों का जवाब शरद पवार जी की गुट की तरफ से रोहित पवार जी ने दिया है। रोहित पवार बड़ी आक्रामकता के साथ और संतुलित शब्दों में बीजेपी के आरोपों को और अजित पवार गुट के नेताओं के किए जाने वाले आरोपों को जवाब दे रहे हैं। रोहित पवार जी की जो राजनीति करने की स्टाइल है वो काफी शरद पवार जी से मिलती जुलती नजर आती है। रोहित पवार आक्रामक तो जरूर है, लेकिन उनके भाषा में और उनके व्यवहार में एक संतुलन इस वक्त दिखाई दे रहा है। रोहित पवार ने 2017 से अपना राजनीतिक करियर शुरू किया। 2017 में वो पहले जिला परिषद सदस्य के रूप में चुनकर आए। बाद में 2019 में रोहित पवार अहमदनगर जिले से कर्जत जामखेड़ इस विधानसभा क्षेत्र से विधायक के रूप में चुनकर आए। 2019 के विधानसभा चुनावों में रोहित पवार ने बीजेपी के नेता और तत्कालीन मंत्री राम शिंदे जी का पराभव किया। उसके बाद रोहित पवार अपने कर्जत जामखेड़ इस विधानसभा क्षेत्र को डेवलप करने के लिए जुट गए। महाविकास आघाड़ी सरकार के कार्यकाल में कर्जत जामखेड़ इस विधानसभा क्षेत्र को डेवलप करने के लिए पूरी ताकत रोहित पवार ने लगाई। रोहित पवार को जितनी भी बार महाराष्ट्र में नेतृत्व करने का मौका मिला, उस मौके का अच्छी तरह से फायदा रोहित पवार जी ने उठाया। इस वक्त एनसीपी में दो टुकड़े हो चुके हैं। एक गुट अजित पवार के नेतृत्व में बीजेपी के साथ सत्ता में शामिल हो चुका है, तो दूसरा गुट शरद पवार जी के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी के साथ है। रोहित पवार जी ने शरद पवार जी के साथ रहने का फैसला किया और संघर्ष करने का निर्णय लिया। रोहित पवार का यह निर्णय आने वाले दिनों में उनको फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर आने वाले दिनों में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में
महाविकास आघाड़ी गठबंधन को अच्छी सफलता हासिल हुई और विधानसभा चुनावों के बाद महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी तो एनसीपी की तरफ से रोहित पवार कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं, यानी उनको मंत्री बनने की भी अपॉर्चुनिटी यानी मौका आने वाले चुनाव के बाद मिल सकता है अगर महाविकास आघाड़ी गठबंधन की सरकार बनती है तो। लेकिन इस वक्त रोहित पवार पार्टी को फिर से एक बार खड़ा करने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए और पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश डालने के लिए या उनको फिर से एक बार खड़ा करने के लिए, यानी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, पार्टी के जितने भी पदाधिकारी अभी भी शरद पवार जी के साथ है, उनमें एक आत्मविश्वास पैदा करने का काम रोहित पवार कर रहे हैं। इस वक्त शरद पवार जी महाराष्ट्र के राजनीतिक दौरे पर है, यानी महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में और हर अलग अलग क्षेत्रों में शरद पवार जा रहे हैं। मराठवाड़ा के बीड में शरद पवार जी की जनसभा हुई, उसके बाद कोल्हापुर में शरद पवार जी की एक जनसभा हुई। इन दोनों जनसभाओं का नियोजन और प्लानिंग रोहित पवार ने किया। शरद पवार की जनसभा होने से पहले रोहित पवार उस जगह जाते हैं, उस जगह के एनसीपी के कार्यकर्ताओं को साथ में लेते हैं और उनकी जो शंका है, उनके जो सवाल है, उनको सुनकर उनकी शंकाओं को दूर करते हैं और मजबूती से वहां के कार्यकर्ताओं को खड़ा होने का संदेश देते हैं और वो भी कार्यकर्ताओं के साथ मजबूती से खड़ा होने का एक संदेश देते हैं। यानी इस वक्त शरद पवार गुट के जो भी कार्यकर्ता है और पदाधिकारी है, उनको ताकत देने का काम एक प्रकार से रोहित पवार कर रहे हैं। इस वक्त रोहित पवार यानी आज शरद पवार की पार्टी विपक्ष में होने के कारण उनके पास सत्ता की ताकत नहीं है, लेकिन जितना भी नैतिक बल इस वक्त शरद पवार जी के पास या शरद पवार जी के भूमिका के साथ है, वो देने का प्रयास अपने कार्यकर्ताओं को और अपने पदाधिकारियों को रोहित पवार कर रहे हैं। अलग अलग जनसभाओं में रोहित पवार के स्पीच को भी डिमांड हो रही है, यानी उनको स्पीच करने, उनका स्पीच होने के लिए कार्यकर्ताओं का दबाव आ रहा है। बीड की जनसभा हो या कोल्हापुर की जनसभा हो, इन दोनों सभाओं में रोहित पवार का स्पीच हुआ और उनके स्पीच को सोशल मीडिया में यानी इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो या फेसबुक हो, उनमें अच्छा खासा फैन फॉलोइंग मिल रहा है। इस वक्त रोहित पवार जी को महाराष्ट्र में युवाओं का ज्यादा जन समर्थन मिल रहा है, यानी एनसीपी के युवा समर्थक और उसके साथ महाविकास आघाड़ी गठबंधन के युवा समर्थक भी रोहित पवार जी के साथ जुड़ रहे हैं। यानी एक इस वक्त रोहित पवार महाराष्ट्र के जिस भी जिले में जाते हैं उनका अच्छी तरह से स्वागत हो रहा है। यानी रोहित पवार शरद पवार जी के नेतृत्व वाली एनसीपी का भविष्य का नेतृत्व का चेहरा हो सकते हैं। रोहित पवार में राजनीति की समझ अच्छी खासी है। जनता के अलग अलग वर्गों से जुड़ने का, उनके सवालों को जानने का और उनके सवालों को हल करने का और उनके सवालों को सरकार के सामने मांडने, सरकार के सामने प्रेजेंट करने का प्रयास रोहित पवार कर रहे हैं। जितने भी जनता के सवाल हो उन पर रोहित पवार रिएक्ट हो रहे हैं, यानी अपनी भावना या अपना व्यू दे रहे हैं। अलग अलग वर्गों से जुड़ना यानी कला, साहित्य, संस्कृति
विज्ञान, कृषि, इन सभी क्षेत्रों के जो या समाज सेवा हो या इंडस्ट्री हो, इन सभी क्षेत्रों के जो स्पेशलिस्ट या विद्वान लोग होते हैं उनसे रोहित पवार जी की जान पहचान बढ़ रही है। शरद पवार जी जब भी अलग अलग दौरे पर जाते हैं तो रोहित पवार को अपने साथ ले जाते हैं और शरद पवार जी के साथ रहने से रोहित पवार को एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी उनमें आ गई है। आने वाले दिनों में यानी इस वक्त महाराष्ट्र में जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनमें जितने भी युवा नेता हैं उन युवा नेताओं में रोहित पवार और आदित्य ठाकरे बड़ी तेजी से आगे आ रहे हैं और उनको लोकप्रियता भी और उनको फैन फॉलोइंग भी और लोगों का जन समर्थन भी मिल रहा है। इन दोनों नेताओं के रूप में या ये दोनों नेता रोहित पवार हो या आदित्य ठाकरे हो, ये दोनों नेता महाराष्ट्र का नेतृत्व कर सकते हैं, ऐसी चर्चा भी मीडिया में और सोशल मीडिया में हो रही है। यानी रोहित पवार ने अपने राजनीतिक तौर तरीके से और जनता के साथ सीधे संवाद साधने से और कार्यकर्ताओं से अच्छी तरह से मिलने और उनके सवालों को, उनकी शंकाओं को हल करके और उनसे अच्छी तरह से संवाद स्थापित करने की कला हासिल की है। उनकी यही राजनीतिक अदा या राजनीतिक स्टाइल से वो लोकप्रिय हो रहे हैं। यानी इस वक्त महाराष्ट्र में जितने भी युवा नेता हैं उनमें रोहित पवार और आदित्य ठाकरे की लोकप्रियता बढ़ रही है या लोकप्रिय दिख रहे हैं। यानी शरद पवार जी के साथ होने का एक अनुभव जो रोहित पवार को इस वक्त मिल रहा है और रोहित पवार ने अजित पवार जी के साथ जाने यानी सत्ता में जाने का मार्ग न चुनते हुए संघर्ष का मार्ग चुना है। अगर इसी प्रकार रोहित पवार संघर्ष करते रहे तो आने वाले दिनों में वो शरद पवार जी के नेतृत्व में जो एनसीपी पार्टी है उसका मुख्य चेहरा बन पाएंगे। शरद पवार जी इस वक्त महाराष्ट्र में फुले शाहू अंबेडकर विचारधारा की आइडियोलॉजी जो विचारधारा है उस विचारधारा को आगे ले जा रहे हैं और उसी के साथ महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण जी की जो राजनीतिक विरासत है उस विरासत को शरद पवार जी आगे बढ़ा रहे हैं। यशवंतराव चव्हाण और शरद पवार जी की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की ताकत या वो दमखम रोहित पवार में दिख रहा है। यानी आने वाले दिनों में या आने वाले वक्त में रोहित पवार महाराष्ट्र में एनसीपी का नेतृत्व का चेहरा होंगे और अगर उनको सरकार में मंत्री के तौर पर काम करने की एक मौका मिला तो वो अच्छा काम भी कर दिखा सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।